नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बता दें कि यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दें कि इस हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही संज्ञान लिया है। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद से मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को समुचित और तत्काल इलाज उपलब्ध कराने, अस्पतालों को अलर्ट रहने और हर संभव सहायता पहुंचाने की कहा गया है। शासन स्तर पर पूरे मामले की निगरानी की जा रही है और प्रशासनिक स्तर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से जुड़े ताजा आंकड़े अब जारी किए गए हैं, जिसने अब तक की प्रगति की तस्वीरें सामने ला दी है। जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 12,55,56,000 से अधिक दर्ज की गई है। नई मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्राप्त फॉर्म 6 को कुल संख्या जो है वो 54 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और इसमें बड़ी हिस्सेदारी आम नागरिकों की है, जिनसे फॉर्म 6 और 6A मिलाकर करीब 37 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जबकि बीएलओ के माध्यम से जमा फॉर्म में 6 की संख्या जो है वो 37,000 से ज्यादा बताई जा रही है। ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी होने के बाद से नए नाम जोड़ने के लिए 38,19,276 फॉर्म जमा किए गए हैं। बता दें कि आवेदन मिल चुके हैं और नाम विलोप से जुड़े फॉर्म 7 की बात करें तो अब तक कुल 1,33,650 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे में ड्राफ्ट सूची जारी करने से पहले ही कई नाम जो है वो मिल चुके थे, जबकि ड्राफ्ट जारी होने के बाद से आम नागरिकों को 42,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। 4 फरवरी तक के अंकलित आंकड़ों का संकेत देता है कि मतदाता सूची के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर जारी है और अलग अलग स्तरों पर आवेदन लगातार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद शुरुआत हुई थी और हमारा सबसे पहले जो गणना चरण प्रारंभ हुआ था 4 नवंबर से और उसकी अवधि बढ़ाई गई थी और उसके बाद 6 जनवरी को हमारा आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। और कार्यक्रम ये था कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक 1 महीने का समय दावा और आपत्ति का रहेगा, जिसमें मतदाता फॉर्म 6 भर के अपना दावा कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम लाने का। फॉर्म 7 भर के आपत्ति की जा सकती है किसी वोटर का नाम हटाने के लिए और जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए, और फॉर्म 8 संशोधन करने के लिए। तो अभी आज लगभग 1 माह हो गया इस दावा और आपत्ति अवधि को और इस अवधि में हमारे पास बड़ी संख्या में फॉर्म 6 को लेकर जो प्रक्रिया है, मतदाता सूची के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं और ड्राफ्ट सूची में 12.55 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है अब दर्ज किए गए हैं। और इस खबर से हमारे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर रोहित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि नए आंकड़े जो है वो जारी हो चुके हैं एसआईआर को लेकर। रोहित, क्या कुछ अपडेट है? जी, यूपी में जो एसआईआर के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है, अब तक के आंकड़े साफ कर दिए गए हैं। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या का जो दर्शाया गया है वो तकरीबन 12,55,56,025 है और अब तक जो 4 फरवरी तक के जो कुल संख्या फॉर्म संख्या थी वो 6 की जमा हुई है वो तकरीबन मान के चलिए कि 54,37,850 की है। जो बेलो धारा तक के नाम हटाने की जो संख्या की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म 7 है उसकी जो है वो 1,567 है। जो मतदाता सूची से नाम हटाने के जो आएंगे उस फॉर्म में जो संख्या का जो ये दिया गया है, और जो ड्राफ्ट जारी होने से पहले जो फॉर्म की संख्या थी वह संख्या थी 54,399। तो ऐसे में क्या और भी जो नाम है वो जोड़े जा सकते हैं इस फॉर्म में?
देखिए, जोड़ने की बात भी करी जाएगी, उसमें तो सभी चीजें को उसमें संलग्न करके दिया गया है। और अब तक की जो प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें जो आपत्ति है, तो अभी तक तो आपत्ति का ही जो लेके दावे जो कर रहे थे वो 6 मार्च तक का समय बढ़ाया गया है। अभी 6 मार्च के अंदर जो भी बढ़ाने और जो भी इसमें घटाने की जो प्रक्रिया होगी वो इसी में ही होनी है। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं इस मामले पे? हाँ जी, हाँ, नहीं बता दूं आपको कि अधिकारी का जो बयान आया है वो जो ड्राफ्ट में जो संख्या, जो फॉर्म की संख्या है, जो मतदाताओं की संख्या है, जो फॉर्म जमा किए जाने की संख्या, वो स्पष्ट करके वो उन्होंने आगे बताया रखा हुआ है। जो अब तक की कुल फॉर्म की जो 7 संख्या है वो 1,33,650 है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रोहित। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नया ड्राफ्ट आंकड़ा जो है वो जारी हो चुका है और नाम हटाने को लेकर 1 खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि लखनऊ में एक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक बृजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। संगठन पार्टी ने घटना को अनुशासन और मर्यादा से जुड़ा विषय मानते हुए लिखित जवाब तलब किया है। नोटिस में पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट पक्ष रखने और तथ्यों सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि नोटिस मिलने की तारीख से 7 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संगठनात्मक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अनुशासन मामला मानकर संगठन जो है वो पूरी तरह से सख्त हो चुका है और ऐसे में 7 दिनों में जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा है और अनुशासन मामला मानकर इसको संगठन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब कार्रवाई हो सकती है और इसको देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले पर अब जो है वो कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक जो है बृजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत को स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं मिर्जापुर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है और साथ ही इसको लॉजिस्टिक बताया है। नोटिस के नाम पर आम मतदाताओं को उत्पीड़न हो रहा है, आरोप लगाया गया है और इस प्रक्रिया की आड़ में पात्र जो है वो लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से हटाने की आशंका बढ़ गई है। उनका कहना है कि जिन मतदाताओं ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और जिनका विवरण पुराने रिकॉर्ड खास करके साल 2003 की सूची से मेल खाता है, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं और अतिरिक्त डेटा जो है वो प्रस्तुत करने को भी कहा जा रहा है। आरोप ये भी है कि ये नोटिस क्षेत्र के बीएलओ को मतदाताओं तक समय तक पहुंचाने थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को अंतिम तिथि तक नोटिस मिले ही नहीं, लेकिन जवाब देने की समय सीमा समाप्त हो रही है और इस मुद्दे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और समय सीमा बढ़ाने, नोटिस का जवाब देने का उचित अवसर देना और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना हटाने की मांग उठाई है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है जिले के पदाधिकारियों के साथ आज जिलाधिकारी मिर्जापुर से मिला। आज हम लोग जो एसआईआर का आज आखिरी तिथि था, हमारे सारे पदाधिकारी जो बीएलए हैं वो मतदाता केंद्रों पे आज उपस्थित रहे। पता चला वहां जाने के बाद कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार में बैठी होने के बाद भी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। ये नोटिस लॉजिकल डिस्पेंसी नोटिस के नाम पर मतदाताओं से जो है मैपिंग की बात मांगी जा रही है, उनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है, उनसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। मिर्जापुर जनपद के सभी विधानसभाओं में अगर किसी मतदाता का नाम कटेगा तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी और एसआईआर की समय सीमा समाप्त हो रही है।
एक एक बीएलए के पास 150 से लेकर 300 नोटिस पड़ी हुई है। तो उन नोटिस को सर्व करने के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने और इस नोटिस के आड़ में मतदाता का नाम न कटे, इसके लिए आज जो है आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपने का। तो वहीं पीलीभीत जनपद में वन विभाग की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का मामला चर्चाओं में बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक वन क्षेत्र के करीब 8000 बीघा जमीन पर कई भूमाफिया समूहों ने कब्जा जमा रखा है और इस संबंध में शिकायतें भी की गई है, लेकिन आरोप है कि अब तक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अलग अलग हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे वन संपदा और सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ अधिकारियों पर भी मिलीभगत और मोटी रकम वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 25 लाख रुपए की वसूली की बात भी निकलकर अब सामने आई है। पूरे प्रकरण को लेकर संबंधित वन अधिकारियों ने अपने स्तर पर जानकारी साझा की है, जबकि मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जमीन संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये सूचना ये है कि 8000 बीघा वन भूमि पर जो है कब्जा किया गया है, उस पर खेती की जा रही है। जिस जमीन के बारे में बात की गई है वो शारदा नदी के किनारे लगी हुई है और संभवतः उसको जो है नदी द्वारा काटा गया है। तो जमीन किसके नियंत्रण में या किस विभाग की जमीन है या प्राइवेट जमीन है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया है कि उसका सही सीमांकन कराया जाए, ताकि जमीन जो है वो किस विभाग की या किस व्यक्ति की है जिस पे खेती हो रही है, इसको क्लियर कराया जाएगा और यदि वन भूमि निकलती है तो उस पर खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। कोई अफसर का भी नाम आया है कि उन्होंने वसूली की? देखिए, इस संबंध में कोई जो है बोले कोई प्रूफ तो दिया नहीं गया है, केवल जो है बातें की गई हैं। अगर कोई प्रूफ दिया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मैनपुरी से, जहां पर शहर में एक बेहद ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक तरफा प्यार की सनक में डूबे एक इंटरमीडिएट छात्र ने अपनी पूर्व शिक्षिका पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र काफी समय से शिक्षिका को परेशान कर रहा था और उन पर गलत संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। पहले स्कूल में भी उसकी हरकतों की शिकायत परिवार तक पहुंची थी, जिसके बाद कुछ समय स्थिति शांत रही, लेकिन बाद में फिर से उत्पीड़न शुरू हो गया। लगातार परेशानियों से तंग आकर शिक्षिका ने वहां पर स्कूल छोड़कर दूसरी जगह नौकरी शुरू कर दी। फिर भी छात्र पीछा करता रहा और रास्ते में रोककर दबाव बनाता रहा। घटना के दिन आरोपी ने रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला किया और शिक्षिका के होंठ गंभीर रूप से घायल कर दिए। आसपास मौजूदा लोगों की मदद से उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। नाजुक हालत देखते हुए उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। परिजनों ने तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी छात्र की तलाश शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। और इस वारदात ने क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। साथ ही स्कूल सुरक्षा और छात्र आचरण को लेकर भी कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, ज्योति बुद्ध सनाब बिमलेश कुमार जो सराव ग्वान करहल रोड के रहने वाले हैं, इन्होंने 1 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना में एक तहरीर दिया है। उनकी बहन एक स्कूल में शिक्षिका है और उसी स्कूल का एक छात्र जो 12वीं कक्षा का है, उससे गलत हरकत करता था, अश्लील हरकत करता था, जिससे वो कई बार विरोध की थी। इसकी शिकायत उस लड़के के घर वाले को भी दिया गया था। लेकिन 20/1/26 को ये शिक्षिका एक ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी ज्योति तिराहे पे, तो वहीं ये छात्र मिला और उसने पुनः गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसका शिक्षिका ने विरोध किया। इसी के प्रतिक्रिया में जो है वो जो लड़का था पुनः नहीं माना और किसी धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार किया, जो जिससे उसके ओंठ कट गए किनारे। और ये शिक्षिका की जो मेडिकल रिपोर्ट है पुलिस ने मंगवाई है, उसको देख रही है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसकी फुटेज भी पुलिस ले रही है। तत्काल इस पे जो है कार्रवाई करने का कर दिया गया है और हमको लगता है कि जल्दी ही इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्र राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तरह निजी अस्पतालों को जांच, अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई और फर्जी डॉक्टरों पर रोक लगाने जैसे अहम जिम्मेदारियां जिन अधिकारियों के पास है, उन्हीं पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। चर्चा ये भी है कि एक वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी लंबे समय से जिले में जमा हुआ है और कई अहम भूमिकाएं एक साथ संभाल रहे हैं।
जिससे निष्पक्ष जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए IGRM पोर्टल शुरू किया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे औपचारिकता तक सीमित करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि कई मामलों में शिकायत का वास्तविक सत्यापन नहीं हो रहा है, न मौके पर जांच की जा रही है और न ही शिकायतकर्ताओं का संतोषजनक जवाब मिल पा रहा है। फिर भी पोर्टल पर निस्तारण दर्ज कर दिया गया है। खबरों की माने तो बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों और संदिग्ध क्लिनिकों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तो वहीं अलीगढ़ क्षेत्र में एक गांव में पति पत्नी के बीच जमीन बेचने को लेकर चल रहे विवाद जो है वो खूनी घटना में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार पति जमीन बेचना चाहता था, जबकि पत्नी इसका विरोध कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि विवाद के बाद पति पत्नी को खेत की ओर ले गया और उस पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। घायल महिला को तुरंत ही उपचार के लिए पहले स्थानीय स्तर पर संभाला गया, फिर हालत गंभीर होते देखकर ग्रेटर नोएडा के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव प्रेमपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम यशोदा शर्मा है, उसको उसके ही पति जिसका नाम दिनेश शर्मा है, उसके द्वारा यशोदा को अपनी खेत पर ले जाकर के गाल पर गोली मारने की घटना कारित की गई है। उस घटना की सूचना के आधार पर थाना पिसावा की पुलिस के साथ साथ FSL द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उचित धाराओं में मुकदमा थाना पिसावा की पुलिस द्वारा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो मजरूर यशोदा है उसका ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जो दोषी अभियुक्त है दिनेश शर्मा, उसको हिरासत में लेकर के थाना पिसावा की पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ये थाना पिसावा जनपद। तो वहीं कन्नौज जिले में वन विभाग से जुड़ा एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विभागीय कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए दृश्य में बड़ी संख्या में पौधे इधर उधर पड़े और नष्ट हालत में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दृश्य पौधारोपण अभियान की जमीनी स्थिति को उजागर करता है, जहां तैयार किए गए पौधों की सुरक्षित लगाने के बजाय खराब हालत में छोड़ दिया गया है और इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और सरकारी वृक्षारोपण योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गुड़सहायगंज रेंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पौधों को इतनी बड़ी मात्रा में बर्बादी करने का मामला जो सामने आया है। मामला सार्वजनिक होने पर संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका और पौधा संरक्षण की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे सरकारी संसाधनों की अनदेखी और लापरवाही से जोड़कर देख रहे हैं, जिसके बाद से जांच और स्पष्टीकरण की मांग भी बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं सीतापुर जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखी गई है। गांव में विकास कार्य ठप होने और दलित बस्ती में सालों से बिजली न पहुंचने के मुद्दे पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में एक बड़ी किसान पंचायत आयोजित हुई, जिसमें करीब 200 किसान और मजदूर शामिल हुए। पंचायत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा क्षेत्र में सड़क, रास्ते और अन्य आधारभूत सुविधाओं की हालत बेहद ही खराब है। कच्चे मार्ग जर्जर पड़े हैं, जिससे बरसात और कीचड़ के समय आवागमन मुश्किल हो जाता है। सरकारी स्कूलों की बाउंड्री टूटी पड़ी है और कई परिवार जो हैं अभी भी कच्चे और छप्पर वाले घरों में रहने को मजबूर हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सभा में दलित बस्ती का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया, जहां पर 25 से 30 परिवार लंबे समय से बिजली कनेक्शन के बिना जीवन बिता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी यूपी के अमेठी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी कस्बे में प्रतिवादी चाइनीज माझे की बिक्री रोकने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। अभियान के तहत गंगागंज मोहल्ले में विशेष चेकिंग की गई, जहां क्षेत्राधिकारी अमेठी और कोतवाली प्रभारी की मौजूदगी में टीम ने पतंग और माझा बेचने वाले दुकानदारों को बारीकी से निरीक्षण भी किया। दुकानदारों से स्टॉक की जानकारी ली गई और यह सुनिश्चित किया गया
कि चाइनीज माझा जो है वो छिपा कर तो नहीं रखा गया है। जांच के दौरान किसी भी दुकान पर चाइनीज माझा नहीं मिला, जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है कि बाजार में इस तरह का खतरनाक माझा बिकता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइनीज माझे की बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं अमेठी के जामो क्षेत्र में आयोजित नेत्र शिविर का समापन उपचार और सफल ऑपरेशन के बाद किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में मरीजों को राहत मिली। इसके साथ ही उमरामण जनसभा चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर यह शिविर लगाया गया, जहां पर कुल 225 लोगों ने पहुंचकर आंखों की जांच और इलाज कराया। जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित कई लोगों ने निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ उनका, और ऑपरेशन के बाद से आयोजित समापन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इस अवसर पर मरीजों को ठंड से बचाव के लिए कंबल, उपचार के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण और सहायता सामग्री भी दी गई, उपलब्ध भी कराई गई है। और शिविर का जो सफल आयोजन क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को विशेष उपचार मिलने और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत होती नजर आई। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर क्षेत्र से एक चिंताजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाबालिग स्कूली बच्चे चलती गाड़ियों में खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ बच्चे वाहन के दरवाजे खोलकर बाहर लटकते हुए तेज रफ्तार से सड़क पर करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। और इस तरह की हरकतें न केवल उनकी अपनी जान के लिए जोखिम भरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। पूरे घटनाक्रम ने यातायात नियमों के पालन और अभिभावकों की जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के स्टंट कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त निगरानी और कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं बांदा जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार्रवाई के समय अचानक एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा और नीचे काम कर रहे पॉकलैंड मशीन उसकी चपेट में आ गई। मलबा सीधे मशीन के ऊपर गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मलबे में दबने से पॉकलैंड चालक घायल हो गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू कराया और जेसीबी मशीन की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों ने अभियान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की तैयारी और सुरक्षा इंतजामों को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना की जा रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू में सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले अकाउंट में पाई गई, फिर बांदा रोड और तेनवा रोड जो लाल पेंट और पीला पेंट लगाया गया, इसमें लोग विश्वास नहीं कर पाए कि लाल पेंट क्या है, पीला पेंट क्या है। ये राजस्व और पीडब्ल्यूडी में आपसी सामान्य तालमेल का भाव का पिस गए रहेगा व्यापारी। अब भाजपा के लोगों ने यहाँ के व्यापारियों को गुमराह किया कि काम पीला पेंट से होगा, लेकिन पीला लाल तो छोड़िए, हमारे घर दुकान उस तरह की रह गए। मैं आंखों देख रहा था, पीला लाल का कोई मतलब नहीं था, मानक नोटिस का कोई मतलब। बबेरू लेखपाल और यहाँ के राजस्व पीडब्ल्यूडी के लोग 3 से पैसा पा गए, उनके घर बचा दिए, 3 से पैसा नहीं पाए, उनके घर डी कर दिए गए। आज एक जेसीबी चालक पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई, उसके बड़ी हादसा हाथों से हट गया, वो बेचारा बच गया। उसके मेरी पर संपत्ति है, इलाज में जितना रुपया लगेगा मैं व्यापार में पोस्ट कर खाली कर दूंगा, और मेरा कोई व्यापारी अगर ऊपर नीचे गया तो मैं तहसील को कब्रिस्तान में रह दूंगा। बलिया जिले में मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म 7 को लेकर विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिवान कला गांव के कुछ ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि संगठित तरीके से मतदाता सूची से नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम मौजूद होने के बावजूद बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भराकर विलोपन की प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है, और इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। हम लोग जो है वहाँ से आए हुए हैं 25 से 30 लोग, और यहाँ पे हम लोगों के साथ में गाँव में मालूम पड़ा ये कि BLO के पास कुछ फर्जी अराजक तत्व, वो लोग 5 से 6 लोग, ये लोग उनके पास BLO के पास फॉर्म नंबर 7 लेके गए, फर्जी टाइप करा के पूरा रजिस्ट्री करा, वो लिखा के टाइप करा के,
और वहाँ पे उनसे कहे कि साइन करके दीजिए, और सबका नाम कटवाने के लिए गए। लेकिन हम लोग को किसी के मार्फत पता चला, हम लोग तुरंत जगह पर पहुँचे और कुछ फार्म वो लोग लेके भाग गए। कुछ फार्म हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिसमें कि 86 वो किया गया, जिसमें कि बूथ संख्या 171 है, 172 है, 173 है और 174 है। तो जहाँ जहाँ से हम लोग को मिला वो कलेक्ट किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए फिर हम लोग तहसील पे गए। तहसील सिकंदरपुर एसडीएम साहब से मिले, उनको पत्रक दिया गया। 26 जनवरी को 25 जनवरी को हम लोगों को मालूम पड़ा, 26 जनवरी को हम लोग ने एसडीएम साहब से मिले। अभी तक आज 6 तारीख हो गई, 5 तारीख कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम लोग डीएम साहब के पास यहाँ बलिया आए हुए हैं। बहुत तो वहीं बलिया जिले में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक बड़ा सदस्यता कार्यक्रम जो है उसका आयोजन हुआ है, जहां पर सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस कार्यक्रम में बसपा के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी रही और उनके नेतृत्व में अमरनाथ राय, उनकी पत्नी सहित बड़ी संख्या में समर्थकों को पार्टी में शामिल किया गया। आयोजन के दौरान सभा स्थल पर काफी भीड़ जुटी और कार्यकर्ताओं ने नए सदस्य का स्वागत किया। शामिल होने वाले लोगों ने कहा है कि वो बसपा की नीतियों और सामाजिक न्याय के एजेंडे से काफी प्रभावित है। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। शादियों में खास और यादगार पल बनाने की बढ़ती परंपरा के बीच ये आयोजन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सुरक्षित लैंडिंग के लिए गाँव में अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया गया था। विदाई के समय आसमान से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा माहौल उत्साह जैसा हो गया। मौजूदा लोगों ने इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।